आइए देखते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। इसमें जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई वेक्टर विथ स्केलर। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ऐसे क्वेश्चन वाइज करके देख लेते हैं इसको कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप, इसको ले लीजिए 2i कैप, फाइंड 3 वेक्टर ए। आइए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, हमको चाहिए 3 वेक्टर ए, यानी 3 इंटू वेक्टर ए। वेक्टर ए का वैल्यू दिया कितना है, तो 2 इंटू आई कितना हो जाएगा 6 वेक्टर आई। दूसरा हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल कि 5 कि वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। फाइंड 5 वेक्टर ए। कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमको चाहिए कि एक जगह पर बी कर देते हैं। हमको चाहिए 5 वेक्टर बी। 5 वेक्टर बी में हो जाएगा 5 इंटू वेक्टर बी का वैल्यू है कितना, आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। आगे देखते हैं तो कितना हो जाएगा 5i 5j और 5k। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि वेक्टर सी इक्वल टू आई प्लस 2j फाइंड 3 वेक्टर ए नहीं सी है ना, तो हम लिखेंगे 3 वेक्टर सी। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। हमको चाहिए 3 वेक्टर सी, कितना हो जाएगा 3 वेक्टर सी का वैल्यू दिया है आई कैप प्लस 2j कैप। आगे ध्यान देते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप। इस तरह से अगर हम आगे भी क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन हम यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि वेक्टर m इक्वल टू दिया है 2i प्लस 7j प्लस 9k। फाइंड 7 वेक्टर m। आइए इसका सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। देख रहे हैं सॉल्यूशन में हमें मिल रहा है कि चाहिए हमें 7 वेक्टर m। अब तो लगता है कि आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग वेक्टर का स्केलर के साथ प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है 7 इंटू वेक्टर m का वैल्यू दिया हुआ है 2i प्लस 7j प्लस 9 वेक्टर k। कितना हो जाएगा 7 वेक्टर m, कितना हो जाएगा 14i प्लस 7 7j 49j 63 वेक्टर k। ये चीजें हो गया। हम लोग आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी हो गया एडिशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। एडिशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर। आइए जरा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हम लोग वेक्टर प्लस स्केलर हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा कि 2i
प्लस 3j और प्लस 5kg। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ही ऐड कर सकते हैं। या अगर एक और देख लेते हैं इससे कि 7ai प्लस 5j प्लस 2 न्यूटन। देखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन ये जो दिया गया है और ये जो दिया गया है ये कंपोनेंट के फॉर्म में दिया गया है, और ये इसका यूनिट पता नहीं है, ये यूनिट के साथ आ गया, फिर भी पॉसिबल नहीं है। आगे दे दिया गया है कि 3kg प्लस 2i, बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए इसका अगला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एडिशन ऑफ टू वेक्टर। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, ये टू वेक्टर का एडिशन क्या है, जाइए जरा देख लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू AXI प्लस AYJ कैप, वेक्टर बी इक्वल टू VXI प्लस BYJ। आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे लिखेंगे, AXI प्लस AYJ प्लस BXI प्लस BYJ। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखो क्या करेंगे, आई वाला और यहाँ देखिए आई वाला, आई कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा AX प्लस BX वेक्टर आई कैप प्लस, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर J है और यहाँ पर J है, इसमें AY और इसमें क्या है BY, AY प्लस BYJ कैप। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेक्टर एडिशन टू वेक्टर को हम लोग बिल्कुल आई वाले के साथ ऐड करेंगे, जे वाले को जे वाले के साथ ऐड करेंगे, और जो के वाला होगा उसको के वाले के साथ ऐड करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे, कोशिश करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, वेक्टर बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 4k कैप प्लस 7, यहाँ जे डाल दीजिए, जे कैप यहाँ के कैप। आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना हो जाएगा, देखिएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k प्लस 3i माइनस 4j प्लस 7k। आई वाले के साथ आई वाले को ऐड करेंगे, जे वाले के साथ जे वाले को ऐड करेंगे, के वाला जो टर्म है उसके साथ के वाले टर्म को हम लोग ऐड करेंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर आइए सोल्यूशन निकालते हैं। आई वाला यहाँ पर एक है, एक यहाँ है, 2i प्लस 3i कितना हो गया बाबू 5i। जे वाला टर्म देखना है, यहाँ 3j, यहाँ माइनस में 4j, प्लस में 3j माइनस में 4j, कितना बचेगा माइनस में j कैप प्लस के वाला 4k प्लस 7k 11k कैप। ये सारी चीजें हो जाती हैं। आइए हम लोग ध्यान देते हैं आगे, और भी क्वेश्चन है, यहाँ साइड में भी देख लेते हैं कि 2i वेक्टर ए इक्वल टू 2i, वेक्टर बी इक्वल टू 3j और वेक्टर सी हो गया 2i प्लस 7k। हमको निकालना है
कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। आइए जरा चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। 2i प्लस 3j प्लस 2i प्लस 7k। देखिए कितना हो जाएगा। i वाले के साथ i वाले को ऐड करेंगे। i जो होता है x एक्सिस को शो करता है, यानी x कंपोनेंट को दिखाता है। y जो होता है, j जो होता है y कंपोनेंट को दिखाता है, और k जो होता है वह z कंपोनेंट को दिखाता है। आइए देखते हैं, i वाले के साथ i वाले ऐड करिए, कितना हो जाएगा 4i। j देखिए कितना हो गया 3j, और प्लस में हो गया 7k। इस तरह से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना हो तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं इसके साथ साथ। आइए एक क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी मूव 2 मीटर नॉर्थ 5 मीटर ईस्ट and 7 मीटर upward, 7 मीटर upward. Find displacement from initial to final position. आइए जरा इसको देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देख पा रहे हैं एक बॉडी चला है, उत्तर की तरफ चला है, उत्तर दिशा में गया है, फिर कहाँ चला गया वो हमारा पूरब दिशा में चला गया। एक को एक्स एक्सिस मानेंगे, को वाई एक्सिस मानेंगे, और एक को क्या मान लेंगे जेड एक्सिस। हम मान लेते हैं कि हमारा इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है तो वो हो गया है 2i प्लस 5j और प्लस में 7k। एक एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा क्योंकि तीन डायरेक्शन में चला है। सपोज कर लीजिए कि ए को हम x मानते हैं, एक x हो गया, एक y हो गया, तो एक को क्या मानना पड़ेगा हमें z। ये x अगर मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो इसको हमें z मानना पड़ेगा क्योंकि थर्ड एक्सिस हो रहा है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर बात करें कि इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट का, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या लिखेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 2 दूना 4, 3 3 9, 7 7 49, जो है 9 4 13, 9 9 18 4 22, 4 2 6 62। देख लीजिएगा इतना ही होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो रहा है। 18 4 22, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर, मेरा ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए है, सपोज कर लीजिए कि ये मेरा वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए का हेड और ये हो गया हमारा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का टेल, यानी वेक्टर ए का यहाँ हेड और वेक्टर बी का टेल अगर आपस में मिलता है तो जो इसका रिजल्टेंट होगा, तो रिजल्टेंट का टेल ऑफ वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट जो होगा उसका वेक्टर ए का टेल और बी का हेड से जो ज्वाइन करेंगे, ये हमारा देगा रिजल्टेंट वेक्टर आर। सर इसका सम कितना हो जाएगा? इसका सम जो होता है, रिजल्टेंट वेक्टर जो आर होता है, ये होता है वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी। ये हमारा वेक्टर एडिशन होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा वेक्टर एडिशन होता है। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए का हेड, बी का टेल एक साथ जुड़ना चाहिए, और जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट का टेल और क्या हो जाए वेक्टर बी का हेड अगर एक साथ मिलता है तो इसको हम कहेंगे आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आइए एक बार उल्टा सोच के देख लिया जाए। यहां देखिएगा, ये रहा हमारा वेक्टर ए और ये रहा मेरा वेक्टर बी, और ये रहा अगर मेरा रिजल्टेंट, थोड़ा सा अच्छे से बना लें। ओह माय गॉड, हाँ ठीक है। ये अगर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनता है तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा वेक्टर रिजल्टेंट तो माइनस में हो जाएगा वेक्टर ए और प्लस में हो जाएगा वेक्टर बी, क्योंकि अगर इसका डायरेक्शन फुली चेंज हो गया है। वेक्टर वही होता है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा। यहाँ भी देख लीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन चेंज है तो डायरेक्शन के लिए माइनस लगा हुआ है। आइए हम लोग आगे फाइंड आउट करते हैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए जरा देखते हैं इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। आइए जरा सोचते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर इसको डॉट डॉट करके यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम रख देते हैं ए पी क्यू, फिर इसमें आर आ रहा है, बचाना है हमको, एम, इसका नाम रख देते हैं एन, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा पी। आइए जरा ध्यान देते हैं, अब मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है एम ओ पी। अब देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, बिल्कुल होता है, और ये हमारा जो होता है ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। हालांकि ये थीटा के ऊपर एंगल पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक छोटा सेक्टर, ये वाला जो राइट एंगल मेरा ट्रायंगल बन रहा है एन ओ पी, इसको यहाँ थोड़ा साइड में बना लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर राइट एंगल बन गया, ये जो है इसका हमारा वैल्यू दिया हुआ है बी, वेक्टर बी। अब इसको हम क्या करते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात कर रहे हैं, एन ओ पी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो मेरा एंगल दिया हुआ है इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा, इसका बाद में हम यूज कर लेंगे थीटा, ये भी हमारा हो जाएगा थीटा। ध्यान दीजिए यही वाला ट्रायंगल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले निकालते हैं इसमें साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ओ पी अपॉन पी एन या एन पी, कुछ भी हम लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ओपी के बारे में कुछ हमें जानकारी नहीं है, ओपी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पीएन जो दिया है इसका वैल्यू दे दिया है बी, यानी ओपी कितना हो जाएगा हमारा, तो बी साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा इसका वैल्यू हो गया हमारा बी साइन थीटा। चल भाई ठीक है, एक बार हम निकाल लेते हैं यहाँ से कॉस थीटा। कॉस थीटा आइए जरा ध्यान दीजिएगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस ओ एन अपॉन में पी एन। ओ एन के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पी एन हमारा दिया हुआ है बी। ओ एन कितना हो जाएगा हमारा, ओ एन हो जाएगा बी कॉस थीटा।
ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, थीटा सटा हुआ है, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड है, देखिए वर्टिकल ये वाला कितना हो जाता बी कॉस थीटा, ये हो गया हमारा बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। देखिएगा ओ एन हमारा निकल के आया है बी साइन थीटा। अब आइए हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। तो इन ए ट्रायंगल तो ऐसे निकाल लेते हैं कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट। ध्यान देने की जरूरत है, कितना हो जाएगा, mn प्लस ओ एन का होल स्क्वायर, अब प्लस ओ पी का स्क्वायर। ये हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जो वेक्टर R है, R जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये जरा देखते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है इसका वैल्यू कितना निकल करके आता है। mn कितना दिया हुआ है, तो ये दे दिया है वेक्टर A, तो A का स्क्वायर करेंगे तो यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात कर रहे हैं, ओ एन बी कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा कि वेक्टर R कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड तोड़िए इसे, कुछ ना कुछ तो आएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। आइए आगे जरा हम देखते हैं, जगह कम पड़ रहा है। आइए जरा ध्यान देते हैं कि R वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, R जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हालांकि यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ भी है, बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। आगे ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीट्यूड जो इसका हम R निकाल रहे हैं ये अब हमारा आ जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए कुछ केस आता है, और वो केस क्या होता है, आइए सबसे पहला एक कंडीशन देखते हैं, केस फर्स्ट इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो जो इसका मैग्नीट्यूड हम निकाले हुए हैं वो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यानी ये सीधे इसका वैल्यू आ जाएगा कि अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी। यानी जब थीटा हमारा मैक्सिमम होता है, जब थीटा 0 होता है तो इसका जो रिजल्टेंट होता है ये वैल्यू हमारा मैक्सिमम होता है। याद रखिएगा कि जब थीटा हमारा 0 डिग्री होता है तो जो इसका रिजल्टेंट होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है। एक और केस बनता है इसमें, केस 2 देख लेते हैं कि इफ थीटा का वैल्यू देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री जैसे थीटा का वैल्यू रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा अंडर रूट कितना आ जाएगा, cos 90 का वैल्यू 0, यानी ये वाला टर्म हमारा जो है ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर,
अब आइए हम लोग केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस 3 कहाँ देख लें? अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं केस 3। केस 3 हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि थीटा जब हमारा कितना हो जाए 180 डिग्री, थीटा हमारा 180 हो जाए। जब थीटा हमारा 180 हो जाए तब जरा देखिएगा इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। उस केस में इसका जो रिजल्टेंट है वह हो जाएगा, क्योंकि cos 180 का वैल्यू होता है -1। याद रखिएगा cos 180 का वैल्यू होता है -1, यानी ये कितना हो जाएगा a² + b² -2ab, यानी a माइनस बी। कितना हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा a माइनस बी। यानी जब थीटा हमारा कितना होता है 180, थीटा होता है 180, तब इसका वैल्यू हो जाएगा -1। यानी 180 पर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वह मिनिमम होगा। सबसे कम वैल्यू होता है, क्या होता है? सबसे कम वैल्यू होता है, एकदम मिनिमम होता है। आइए आगे देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, यहाँ लिख लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट using any two vector, the direction of resultant using any two vector। तो यहाँ पर हम लोग आइए ध्यान देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये मेरा वेक्टर A है, ये मेरा वेक्टर B है, और ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर R है। R इक्वल टू हालांकि होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अभी हम लोगों ने इसका डायरेक्शन के बारे में देख रहा था। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था, ये क्या है, हम ये इसका वैल्यू, ये थीटा है, इसका वैल्यू कितना आ गया था? तो b cos थीटा, और इसका वैल्यू आ गया था b sin थीटा। अब हम लोग जो डायरेक्शन निकालते हैं रिजल्टेंट का, वो हम ये देखते हैं कि वेक्टर ए से कितना डिग्री एंगल पर है। यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो हम चेक करते हैं कि वेक्टर ए से कितना एंगल पर ये बना हुआ है, या कितना एंगल पर बन रहा है। यहाँ पर इसको अगर हम मान लेते हैं अल्फा, आइए देखते हैं, इसका नाम रख देते हैं MNOP। देखिएगा इन ए ट्रायंगल MOP, इन ए ट्रायंगल MOP। इसमें आइए जरा देख लेते हैं और वो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, अल्फा पता करेंगे कि अल्फा क्या होता है। तो अल्फा पता करने के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा होता कितना है? tan अल्फा की अगर हम बात करें, tan थीटा, tan अल्फा या tan थीटा जो भी हम बात करें, इसको अल्फा पर हालांकि हम बात कर रहे हैं, इस एंगल की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो जाएगा हमारा ये OP, बाई में कितना हो जाएगा MO चाहे OM, tan अल्फा, OP कितना है B sin थीटा अपॉन MO कितना हो जाएगा? तो A प्लस B cos थीटा, ये होता है हमारा tan अल्फा। अगर हम यहाँ से अल्फा निकालें तो ये हो जाता है tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि tan अल्फा क्या होता है B sin थीटा A प्लस B cos थीटा। अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स B sin थीटा, और यहाँ देखिए MO का मतलब हो गया MN प्लस NO। MN का हमारा मैग्नीट्यूड कितना दिया है A, और इसका कितना दे दिया है B cos थीटा, वही हमने यहाँ पर वैल्यू लिख दिया है। आइए ना इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल जरा देख लेते हैं। यहाँ पर कि 2 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन 15 न्यूटन, 8 न्यूटन एंड 15 न्यूटन रिस्पेक्टिवली
एक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा है ये। इफ द रिजल्टेंट फोर्स, आर का वैल्यू दिया हुआ है 17 न्यूटन, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस हैव बीन, यानी दोनों फोर्स जो लग रहा है उसके बीच का एंगल क्या होगा। अब एंगल आपको फाइंड आउट करना हमने सिखाया हुआ है कि कौन सा एंगल होता है, और इसको आप लोग को ध्यान में रखना होगा। सपोज कर लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब हमको ये देखना होगा कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा, ये कुछ और होगा। इसके लिए हमने बताया था कि दोनों वेक्टर का हेड टू हेड या दोनों वेक्टर का टेल टू टेल जिस पॉइंट पर मिलता है वहाँ पर जो सबसे स्मॉलर एंगल होता है उसी स्मॉलर एंगल को हम लोग वेक्टर का एंगल कहते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला उपाय ये है कि हम इसको आगे बढ़ा लें तो देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक बन रहा है एंगल थीटा, यहाँ पर क्या बन रहा है एंगल थीटा। क्योंकि ये एंगल जो है इस एंगल से छोटा है इसलिए इसी एंगल को हम लोग मानेंगे। ये चीज़ जो है हम सेकेंड वीडियो में आप लोगों को बताए हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं और इसके बारे में अगर दिक्कत है तो जा करके सेकेंड वीडियो आप देख करके आए। इसका सॉल्यूशन हम लोग करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, वेक्टर ए हमारा दिया हुआ है, ए हमारा दे दिया है 8 न्यूटन। आइए इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख लेते हैं। बी हमारा दे दिया है 15 न्यूटन और आर यानी रिजल्टेंट दे दिया है 17 न्यूटन। आइए देखते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। रिजल्टेंट R जो होता है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए A का वैल्यू दे दिया है 8 का स्क्वायर, B के जगह पर हमारा दे दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 के जगह पर, A के जगह पर हो जाएगा 8, B के जगह पर 15 इंटू में कॉस थीटा, इंटू में कॉस थीटा। अच्छा एक चीज देखिए ना, रिजल्टेंट वेक्टर भी हमारा दिया हुआ है तो रिजल्टेंट की जगह पर सीधे उसका वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। आइए देखते हैं कि 70 और लिख देते हैं ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। 17 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 289, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 64, 225 हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 240, कि हो जाएगा 15 दूना 30, 3 8 24, 240, इतना हो जाएगा कॉस थीटा। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 289 इक्वल टू 5 4 9, 2 6 8 और 2 प्लस 240 कॉस थीटा। ये देखिए ना दोनों कैंसिल हो गया, यानी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 240 कॉस थीटा इक्वल में हो गया 0, यानी कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम देखें ये हो जाएगा 0/240, यानी ये भी हो गया 0। ये बताइए कि कॉस थीटा का वैल्यू हमारा 0 कब होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू हमारा जो है वह आ गया 90 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। इफ टू वेक्टर ए एंड बी, इफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, इसका मतलब कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो कर रहा है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, देन एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब हमको बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा। देखते हैं, इसको पता करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर
रिजल्टेंट वेक्टर आर जो होता है ये हमारा हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा। अब देखिएगा हमारा ए है ये भी रिजल्टेंट के बराबर है, जो वेक्टर बी है वो भी रिजल्टेंट के बराबर है। तो हम इसको इतना नहीं लिख सकते हैं क्या कि r इक्वल टू अंडर रूट ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं r, तो r का स्क्वायर, बी के जगह पर लिख सकते हैं r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर कॉस थीटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, एगो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। हमको एंगल पता करना है, हमारा इतना ही काम है एंगल। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि r स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। चल भाई ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, बाई में 2r का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कितना हो गया 1/2। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमारा आ गया 1/2। 1 प्लस कॉस थीटा याद करिए ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल में हो गया 1/2, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू होता है 1/4। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चल जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1/2। और कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है बाबू, यानी ये होता है कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है। इसका मतलब है कि थीटा बाई 2 हमारा 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। जरा चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी सही है। आइए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, आइए जरा देखते हैं हम लोग एक और न्यूमेरिकल की वेक्टर इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू रिजल्टेंट आर का स्क्वायर इक्वल दिया हुआ है। करे देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। आइए जरा देखते हैं सॉल्यूशन, ट्रायंगल लॉ को यूज करते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख देते हैं आर स्क्वायर रहने दो। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर इक्वल में हो गया आर स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 2ab कॉस थीटा, इसका वैल्यू आ गया 0, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि कॉस थीटा का वैल्यू आता है कॉस 90 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, यानी ऑप्शन मेरा डी सही है। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल लॉ जो है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, और ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने देख लिया। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। आइए देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।